नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में कल देर शाम ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, उसका असर यहां पर डोमेस्टिक कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिला। कॉमेक्स पर सोना 7.5 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है। $1765 के नीचे भी भाव फिसल चुका है। चांदी की बात करें तो जुलाई 2020 के बाद सबसे निचला स्तर चांदी यहां पर दिखा रही है। 56,000 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी की कीमतें आ चुकी है। कॉपर 17 महीने के निचले स्तर पर है। एमसीएक्स पर 640 रुपए की तक भाव फिसल चुका है। क्रूड की बात करें तो 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। WTI क्रूड कल $100 के भी नीचे फिसल गया। ब्रेंट $103 तक फिसल गया। 10% तक की गिरावट कल क्रूड देखी। हालांकि आज के सत्र में हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर है, लेकिन अभी भी माहौल पूरे ही कमोडिटी मार्केट में बिकवाली का है। सिर्फ नॉन एग्री नहीं, एग्री कमोडिटी में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। कॉटन की बात करें तो 10 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। महीने भर में 35% तक दाम कम हो चुके हैं। 3 महीने में, माफ कीजिएगा, 3 महीने में कॉटन के दाम 35% तक कम हो चुके हैं। पाम तेल आज 10% नीचे है। मलेशियन पाम तेल फ्यूचर 3700 रिंगिट प्रति टन के आसपास आ चुका है और महीने भर में पाम तेल में 42% से ज्यादा की बिकवाली आ चुका है। तो ये चौतरफा बिकवाली पूरे ही कमोडिटी मार्केट में दिख रही है। क्यों ये बिकवाली आई है और आगे किस तरह के माहौल कमोडिटी मार्केट में दिख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। रवि देवरा है कुंवरजी ग्रुप से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटी से, किशोर नारने होंगे मोतीलाल ओसवाल से और साथ ही धर्मेश भाटिया होंगे एनबीटी में एमिरेट से। आप चारों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। धर्मेश, सबसे पहले आपसे बात होगी। आपने सबसे पहले लगातार मेटल पे आपकी बिकवाली की कॉल थी और कॉपर का कॉल आप हर हफ्ते जब भी आप आते हैं बुधवार को आप लगातार नीचे का टारगेट पोजिशनल व्यूअर्स के लिए दे रहे थे। आप इंट्राडे के लिए कॉल वैसे भी नहीं दे रहे हैं। 640 तक आ चुका है। आपके तमाम टारगेट हिट हो चुके हैं कॉपर में। क्या यहां से और गिरावट धर्मेश जी दिख रही है आपको? गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जी। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि सारे लोग स्पेशली ईटी नाउ में अच्छा मुनाफा किया होगा। लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से मैं कह रहा हूं इसमें अच्छी बिकवाली होगी और मेरे हिसाब से क्लाइंटों ने अच्छा मुनाफा होगा उनका। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बिकवाली जारी रहेगी। मैं फंडामेंटली काफी वीक हूं। हमारा पोजिशनल ईयर एंड टारगेट था 650 का, वो भी कल के शाम के सत्र में आ चुका है और अभी मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी एक पुल बैक रैली आ सकती है। फिर से प्राइस अगर आप देखिए अभी 635-640 के इर्द गिर्द है। थोड़ी सी पुल बैक रैली मिल सकती है आपको रुपए के कारण। मुझे रुपया वीक लग रहा है, उस कारण से आपको पुल बैक रैली मिलेगी। बट ये एक बुल ट्रैप है, मार्केट में फिर से आपको ट्रैप करा जाएगा और फिर से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आएगी। अभी मुझे पोजिशनली लगता है 615 से 600 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली बिकवाली कर सकते हैं। हम ईटी नाउ स्वदेश में ऑलमोस्ट 820 से बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 200 रुपए की गिरावट हमने ले चुके हैं इसमें मुनाफा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिकवाली जारी रहेगी। बट छोटे अवधि के लिए ट्रेड करना अभी, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि कल के सत्र में काफी वॉलेटिलिटी थी। बट मेरे हिसाब से 650 के स्तर पे बिकवाली करें और 620 से 615 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजिशनल कॉल इसमें मेंटेन कर सकते हैं। लगातार 820 रुपए, मुझे याद है 822 रुपए जब कॉपर एमसीएक्स कॉपर ट्रेड कर रहा था, उस समय से धर्मेश जी लगातार बिकवाली की सलाह दे रहे थे। पहले इन्होंने 700 का टारगेट दिया था, बाद में 670 का दिया था, फिर 650-640 के आसपास भी इन्होंने कहा था कि कॉपर का भाव आ सकता है और आज देखिए 640 के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। इनका नया पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 1-2 हफ्ते के लिहाज से ये कॉपर पर आउटलुक दे रहे हैं। 615 रुपए से 620 रुपए का नीचे का भाव एमसीएक्स कॉपर दिखा सकता है। अगर यहां पर और यहां पर आपको अगर बेचना है तो 650 के आसपास बेचे। पोजिशनल व्यू है, 1-2 दिन के हिसाब से ये ट्रेड नहीं ले। अब रवि जी भी हमारे साथ है। रवि देवरा जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह की बिकवाली कमोडिटी मार्केट में दिख रही है, यहां से और कितनी बिकवाली मेटल में और चांदी में यहां से और दिख रही है आपको? जरूर से मेटल एंड चांदी में देखें तो लगातार जो बेरिशनेस है वो रही है। मैं और धर्मेश काफी टाइम शो में रहे तो अलग अलग चैनल्स में हमने दोनों ने जब सेम बोर्ड पे रहे तब एक बड़ी बिकवाली का हमने इंडिकेशन पहले से दिया था, वो मेटल्स हो या हायर लेवल से क्रूड हो। मुझे लग रहा है कि अभी और यहाँ से गिरावट रह सकते हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंसर्न के साथ जो अभी ग्लोबल मार्केट में रिस्क एसेट में जो वोलेटिलिटी बढ़ी है तो उसका भी प्रेशर आना बाकी है और कोई ऐसा साइन दिख नहीं रहा। क्योंकि जब रिकवरी ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में आते या सेंटिमेंट पे आते तब बॉन्ड एंड डॉलर इंडेक्स दोनों रेस कर रहे हैं प्राइस को और डॉलर इंडेक्स ने काफी टाइम के बाद लेवल ब्रेक किया है एंड मुझे लग रहा है कि 108 तक के लेवल्स वहां ओपन है
हालांकि ग्लोबल मार्केट के सामने हम थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारी करेंसी लगातार कमजोर हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी आपको दो बेस मेटल में रखना चाहिए, वो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। वहां पे ये गिरावट का ट्रेंड बरकरार रहेगा। फिर से चाइना में कोविड के कंसर्न्स आ रहे, तो 642 के करीब अगर आए तो इंट्राडे के लिए बेच के चले। 630 का टारगेट, 647 का स्टॉप लॉस। एल्यूमिनियम 20680 पे बेचे, 200 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस। और अगर सिल्वर की बात करें तो वहां भी मुझे कमजोरी दिख रही है। हालांकि विद इन 15 मिनट्स प्राइसेस में एक बड़ा गिरावट आया है, बट मुझे लग रहा है कि और अगर 56,590 के करीब मिलता है, सिल्वर में अभी भी बिकवाली का मौका रहेगा। 55,800 से 55,500 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 57,100 तक के स्टॉप लॉस रखना है। यूरोपियन मार्केट ओपन होगा, थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, ये वोलेटिलिटी में आपको बेचना है। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉल दिए चांदी, एल्युमिनियम और कॉपर रवि जी ने, सभी बिकवाली की सलाह है। इनका इंट्राडे के लिए कॉल है या 1 से 2 दिनों के लिए ये कॉल है। जो भी कॉल है, मार्केट काफी वोलेटाइल है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। और जो भी टाइम फ्रेम हमारे जितने भी एनालिस्ट दे रहे हैं, वो टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा। धर्मेश जी इंट्राडे कॉल नहीं दे रहे हैं, रवि जी का 1 से 2 दिनों का व्यू है। अब दिव्या, आपको क्या लगता है यहां से कितनी गिरावट आपको दिख रही है मेटल में? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। जी, गुड अगर मैं मॉर्निंग। कॉपर की बात करूं तो अभी काफी हमें अच्छा खासा बिकवाली दिखने मिला कल। सेंटीमेंट जो है काफी नेगेटिव हो गए रिसेशन के चलते। कॉपर में अभी हम भी सेलिंग में ही थे काफी टाइम से, जब भी 700 का लेवल ब्रेक हुआ था। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 642 639 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अभी उसने जब भी लेवल ब्रेक किया था तो ऑलमोस्ट 630 तक का लो मार दिया था। अभी प्राइस में थोड़ी रिकवरी देखने मिली है, पर ओवरऑल ट्रेंड मुझे सेलिंग का ही रहेगा। अगर मैं डेटा की बात करूं, पिछले सप्ताह जो भी डेटा आए, जैसे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ISM मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे के सारे नेगेटिव है, तो उससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि कॉपर ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक रिसेशन की तरफ बढ़ रही है और बेस मेटल जो है वो अंडर परफॉर्म ही करेंगे। तो इंट्राडे का मेरा कॉल रहेगा कॉपर में 639 के आसपास अगर लेवल्स आते हैं तो वहां पे हम सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 642 का लगाए और टारगेट हम नीचे में 633 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा जिंक में रहेगा। जिंक ने भी सपोर्ट जो है तोड़ दिया है। 270 का अगर लेवल आता है तो वहां पे हम सेल करें। स्टॉप लॉस हम 272 का रखें और नीचे में हम टारगेट 267 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गगलानी जी दे रहे हैं कॉपर और जिंक दोनों बेचने के लिए सलाह है और इनका भी इंट्राडे के लिए व्यू है। और जो भी कॉल दे रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। धर्मेश जी, बुलियन मार्केट पर भी आपका बुलिश व्यू नहीं था, लगातार आप बिकवाली की सलाह दे रहे थे। हालांकि गोल्ड को लेकर एक अलग केस था जहां पर ड्यूटी का इंपैक्ट देखा और तेजी उस तरह की दिखी है, लेकिन अब यहां से गोल्ड और सिल्वर, खास करके सिल्वर काफी कमजोर दिख रही है। यहां से लग रहा है कि चांदी और यहां से सस्ती होगी। अगर किसी को खरीदना है तो कितना वेट करे, कितनी गिरावट पर खरीदे चांदी? देखिए, पहले हम सोने की बात करते हैं। सोने में उन्होंने पोजिशनल कॉल दिया था 1770 का, वो कल शाम के सत्र में अचीव हो चुका है। अभी मेरा पोजिशनल कॉल है 1730 से लेके 1710 का लेवल। अगर आप देखिए काफी बड़ी पोजिशंस बिल्डअप हो रही है शॉर्ट साइड में। रीजन यही है कि मार्केट में रिसेशन की बात चल रही है, डॉलर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आप देखिए दो चीज वर्ल्ड में, अगर आप निवेशक है, मैं रेकमेंड करूंगा दो चीज वर्ल्ड में है जो सबसे सेफेस्ट हेवन बाइंग होता है। एक है सोना और दूसरा है येन। अगर आप येन की लास्ट 2 महीने से पिटाई देख रहे हो, ऑलमोस्ट 35% की पिटाई उसको देखने मिली है। तो अगर येन 35% गिर सकता है तो सोना भी गिरने की गुंजाइश है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट 10% गिरे। और देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आपको सोने में देखने मिल चुकी है। यहां से गुंजाइश है कि 5 से 7% और भी गिर सकता है और प्राइस अराउंड 1710-1700 के स्तर पे आके रुक सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप कंपैरिजन करें तो गिरावट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि रुपया कंटिन्यूस वीक हो रहा है। बट आप एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस 50,000 के स्तर पे आके एक बार रुक जाएगा, जहां पे निवेशक सोच सकते हैं निवेश करने का। बट करंट लेवल पे स्पेक्युलेटर्स इसमें हावी रहे। आप यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें, बिकवाली जारी रहेगी। चांदी की बात करें तो चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आता है। और अगर आप देखिए दोनों साइड से मार्केट में प्रेशर है, उस कारणवश चांदी ने 20 का स्तर ब्रेक कर दिया और ऑलमोस्ट 19 के स्तर पे आकर रुक गया है। तो $1 की गिरावट काफी बड़ी गिरावट होती है, बट ये बहुत चंचल कमोडिटी है, इसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे, फिर से बिकवाली करके चले, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे। 60,000 का स्टॉप लॉस रखिए, मार्केट में माइंड में रखिए। और $22 का स्तर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी $1-1.5 इजीली हो जाती है। तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करे। डाउन साइड 55,000 तक आने की गुंजाइश है। उसके नीचे अगर मार्केट टिकता तो 53,000 जो पहले के लेवल्स थे।
बट निवेशक खाली स्पेक्युलेटर इसमें ट्रेड करे, और जिन्हें लॉन्ग टर्म बाय करना है मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी मेंटेन करें अभी इसमें। ओके, यानी बुलियन पर भी धर्मेश जी को लगता है कि यहां से और बिकवाली आ सकती है, और जो भी स्टॉप लॉस बता रहे हैं एमसीएक्स पर अगर आपको ट्रेड करना है, पोजिशनल व्यू बनाना है यहां पर, तो 60,000 का स्टॉप लॉस लगा ले, और नीचे की तरफ 55,000, फिर उसके नीचे भी चांदी आ सकती है। ये चांदी को लेकर व्यू है। गोल्ड पर आपका व्यू रवि जी क्या है? गोल्ड में यहां से क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट से मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि वहां पे जो एक इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, इन्फ्लेशन का जो फैक्टर था, इस हिसाब से प्राइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में रुपये वीक है। इंट्राडे के लिए कोई एक पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सेल और प्राइस रहना चाहिए, पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या जो 15-20 दिन का आउटलुक लेकर ट्रेड करते हैं, वो लोग थोड़ा शॉर्ट से ये लेवल से बचे। 50,000 का लेवल काफी अहम सपोर्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। आज के लिए कोई स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कोई नई स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने तो 51,500 के करीब सेल करके चलना चाहिए। 51,880 का स्टॉप लॉस एंड डाउन साइड 50,700 तक एक लिमिटेड टारगेट के लिए मेरा व्यू थोड़ा बेरिश रहेगा। 50,700 का काफी अहम सपोर्ट है। अगर हम ड्यूटी का भी फैक्टर निकाले तो ये काफी अहम सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट ध्यान में रख के वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। यानी 56,140 का टारगेट अभी चांदी को लेकर दे रहे हैं, और गोल्ड को लेकर जो टारगेट है इनको लग रहा है कि यहां से और गिरावट आ सकती है। 50,700 के आसपास भी गोल्ड फिसल सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। दिव्या, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? आपको भी लग रहा है कि यहां से गिरावट है सोने चांदी में आज? हाँ, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हमें घरेलू बाजार में थोड़ी सी राहत देखने मिली थी जब भी इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुई, पर ये जो रैली है वो सस्टेन नहीं हो पाई, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड जो है काफी सपोर्ट जो उसने ब्रेक कर दिया था, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो है वो भी एक 20 साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइटनिंग हो रही है ग्लोबली, उसके वजह से भी जो सेंटिमेंट्स है बुलियंस के लिए थोड़े से नेगेटिव हो गए। अगर मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो कॉमेक्स गोल्ड में हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने मिला जो कि नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। अगर मैं अभी लेवल्स की बात करूं तो 1780 के नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन है गोल्ड का कॉमेक्स में वो 1760 का है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें 1730 और 1700 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं फ्यूचर में। और अगर मैं एमसीएक्स से बात करूं तो मेरा जो व्यू है वो इंट्राडे के हिसाब से रहेगा। 51,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वहां पे आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 51,800 का लगाए, और नीचे में हम टारगेट हम 51,300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी जो कमोडिटी सिल्वर रहेगी, सिल्वर में भी हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने मिली। कल करीब 2.5% तक डाउन था मार्केट। और टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो कॉमेक्स जो है अभी $19 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इंट्राडे के हिसाब से मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। अगर प्राइसेस जो है 56,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक रैली देखने मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग। प्राइसेस जो है 57,200 के आसपास आ सकता है, और स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्ट रखे 56,000 का। और ओवरऑल जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही है, पर इंट्राडे के लिए हम सिल्वर बाय करना प्रेफर करेंगे 56,500 के ऊपर। बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में हालांकि कल की तेज गिरावट के बाद कल 8 से 10% तक की गिरावट दिखी, लेकिन आज एक रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी रिकवरी खत्म हो रही है। WTI क्रूड वापस से $100 के नीचे आ गया है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है क्रूड में यहां से और गिरावट आपको दिख रही है क्या? देखिए, डेफिनेटली मैं इसमें बेरिश हूँ। इनफैक्ट मैं शो में रवि के साथ मैंने लास्ट 2-3 हफ्ते से यही कह रहे हैं कि हम इसमें मंदी में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंदी जारी रहेगी। मैं ब्रेंड की तरफ ज्यादा बैक करूंगा, क्योंकि ब्रेंड में ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर नाइमैक्स से कंपेयर करें, नो डाउट एमसीएक्स में नाइमैक्स ट्रेड होता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो प्राइस ऑलमोस्ट पैरिटी पे चल रहा है, बट स्प्रेड काफी ज्यादा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो स्प्रेड है नाइमैक्स ब्रेंड का और श्रिंक हो जाएगा और नैरो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट में और मंदी आने की गुंजाइश है। अगर आप देखें $100 के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अगर आप ब्रेंड को कंपेयर करें, कल शाम के सत्र में 11 बजे मार्केट ने फिर से $100 से उसने फिर से छलांग लगाई और $104-105 की तरफ मुड़ गया। तो ये एक बाउंस बैक है अगर ब्रेंड को कंपेयर करें तो। बट फंडामेंटली अभी भी मार्केट में काफी मंदी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये लेवल पे बाइंग करने की क्षमता काफी अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री के नहीं है। प्लस डॉलर इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो डबल इंपैक्ट हो रहा है। एक तो कच्चा तेल बढ़ रहा है, ऊपर से डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है।
दोनों तरफ से अगर हिट होता है तो क्या होता है कि मार्केट में कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, और यही फियर है मार्केट में, रिसेशन फियर आ चुका है कि प्राइस में इतनी ऊपर के लेवल पे कौन बाय करेगा। तो अगर आप देखिए कल के सत्र में ओवर द बास्केट सारे के सारे कमोडिटी 5 से 10% की गिरावट से आ चुके हैं। तो बास्केट सेलिंग हुआ है कल मार्केट में, आज कूल ऑफ होगा, 1-2 दिन कूल ऑफ होगा मार्केट में, फिर से आप वापस से सेल ऑफ देख सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कच्चे तेल में मैं मुनाफा वसूली और एक्सपेक्ट करता हूं 80-82 के स्तर है जो मार्केट में आने चाहिए मेरे हिसाब से आगे 3 महीने में। इससे क्या होगा कि सारे के सारे देश खुश हो जाएंगे, डेवलपिंग भी खुश हो जाएंगे, जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो भी खुश हो जाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यही होगा मार्केट में, क्योंकि यूएस भी काफी प्रेशराइज कर रहा है ओपेक देशों को कि तुम अपनी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में बढ़ा। मैं यूएई में रहता हूं, यूएई अपनी फुल कैपेसिटी में कच्चा तेल मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस कारणवश आपको सप्लाई काफी मिलने वाला है। और प्लस चाइना का स्लो डाउन और इसके कारण आपको एक्सपेक्ट करिए कि सेल ऑफ और रहेगा, एटलीस्ट 10% की सेल ऑफ करंट लेवल से गुंजाइश है। 7,300 से लेकर 7,000 के स्तर के लिए आप पोजिशनली कच्चे तेल में बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप आगे के दूसरे महीने या तीसरे महीने में ट्रेड करें, अच्छा खासा मुनाफा होगा। ओके और अभी एक खबर ये भी आ रही कि ओपेक सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद वर्किंदो नहीं रहे, 63 के उम्र में आज उनका देहांत हो गया है। ये खबर एक अपडेट आपके लिए है। वो ओपेक जो क्रूड ऑयल की जो बॉडी है, जो बड़े तेल उत्पादक है दुनिया के, उसके जनरल सेक्रेटरी जनरल थे, आज उनकी मृत्यु हो गई 63 के उम्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू है आपका। रवि जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है यहां से? जब से नेचुरल गैस में देखे तो ये इतना डिवीजन कभी नहीं देखा। जब यूरोपियन मार्केट में देखे तो नेचुरल गैस काफी अहम रहता है, वहां पे काफी बढ़ता है, बट डोमेस्टिक मार्केट में उसका कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। हाई लेवल से यूएस में 35-40% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत आप मींस की खुद कमोडिटी इतनी वॉलेटाइल है। क्रूड में मुझे लग रहा है कि वहां पे सेल ऑन राइज रहना चाहिए, और नेचुरल गैस में जो रिस्क ट्रेडर है वो 447-450 के बिटवीन एक बार पोजिशनल शॉर्ट के पोजीशन बनाए, इंट्राडे ना करे, एंड स्टॉप लॉस आप 458 का लगाए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 420 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप नेचुरल गैस जिस हिसाब से बढ़ा था और आगे अगस्त में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से अगर ये वॉर खत्म नहीं होगा तो शायद फिर से रिकवरी बड़ी आएगी, क्योंकि जर्मनी में ये गैस क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस का एक बड़ा अभी संकट चल रहा है। तो जब क्राइसिस होते हैं तब प्राइसेस कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ है। कोल एंड क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, सीपीओ सारे जो भी एनर्जी सोर्सेस है वो फॉसिल हो या नॉन फॉसिल हो, सब में प्राइसेस में गिरावट है। तो यही गिरावट आपको नेचुरल गैस में भी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 458 का लगा के सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना है, नीचे 420 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ नेचुरल गैस में भी काम कर सकते हैं। चलिए इस वक्त एक और अहम खबर यह है कि खाने के तेल को लेकर सरकार की सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है। समीर, बैठक में क्या किस तरह क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्या एमआरपी कम करने को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, एडिबल ऑयल यानी कि खाने के तेल की कीमतों को लेकर के, खासकर रिटेल मार्केट में इसकी कीमतों को लेकर के ये अहम बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव सेक्रेटरी कर रहे हैं। इस बैठक का मकसद यही है, जो तमाम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हों, एक्सपोर्टर्स हों, इंपोर्टर्स हों, तो उनसे बैठक का मकसद यही है कि रिटेल मार्केट में खाने के तेल की कीमतों को और कम किया जा सकता है। और यही अपील भी कह सकते हैं या आदेश भी कह सकते हैं इन तमाम स्टेक होल्डर से, उनसे कहा जाएगा कि आप कच्चे ये खाने के तेल की कीमतों की जो एमआरपी है उसको और कम करें। और उसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि अगर आप ग्लोबल स्थिति देखें या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें तो उसमें स्थिति काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी काफी बेहतर नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो कंट्रीज एडिबल ऑयल का जहां से इंपोर्ट होता है भारत के लिए, वहां पर स्टॉक बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इन तमाम स्थितियों को देख करके सरकार को लगता है कि भले ही पिछले 1-2 महीनों में खाने के तेल की कीमतों में 8 से 10% की कमी आई हो, लेकिन अभी और स्कोप है और संभावना है कि अगले 10-15% की और गिरावट आ सकती है। आज इस बैठक में आप किसी बड़े फैसले की फौरी तौर पर आने की उम्मीद ना करें, लेकिन इस बैठक का मकसद यही है कि आने वाले दिनों में या महीने भर के भीतर कम से कम जो ऑयल कंपनियां हैं एडिबल ऑयल से के क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो एमआरपी को और कम करें, खासकर आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए ग्राहकों को इसका बड़ा फायदा पहुंचाए।
शुक्रिया हमें ये पूरी डिटेल्स देने के लिए, और बैठक के बाद भी आपसे बात करेंगे कि क्या कुछ बैठक में फैसला हुआ और क्या किस तरह के दिशा निर्देश तेल कंपनियों को दिए गए हैं, खाने के तेल उत्पादक हो या एक्सपोर्टर हो, उनको किस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हमारे साथ प्रणब बजोरिया साहब भी हैं, सिंगापुर से कॉम ग्लोबल के डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, खाने के तेल की कीमतें तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से गिर रहे हैं। पाम तेल देखिए आज 10% टूट चुका है। यहां से और गिरावट आपको दिख रही है क्या, क्योंकि ऑलरेडी 42% तक दाम कम हो चुके हैं महीने भर में? आपने एकदम सही कहा। चाहे पाम हो, सोया हो, सन हो, तीनों तेलों में 35 to 40% की गिरावट हुई है इस महीने में। आज इट्स पीक सोया सन ऑयल जो है 2350 में ऑफर हो रहा था, आज उसका 1650 का भाव हो गया है। पाम 1800 से 1050 तक आ गया है। तो बहुत गिरावट हुई है इन भावों में। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये भाव जो है, ये जब पीक हुए थे वो गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण पीक हुए थे। इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडोनेशियन गवर्नमेंट, जब उन्होंने बैन किया था तो प्राइसेस तब अननेचुरली हाई चले गए थे। अभी हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आ गए हैं, प्रोडक्शन इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है। इंडोनेशिया में स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं एक्सपोर्ट बैन के कारण, तो उसके कारण हम लोग ने ऐसी स्टीप फॉल भी देखी है अलोंगसाइड ऑल द मैक्रोज दैट वाज स्पोकन ऑफ अर्लियर। आगे जाकर अलोंगसाइड दीज मैक्रोज वेजर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस तेजी से पाम तेल गिरा है, अभी बायर्स भी थोड़े डरे हुए हैं लेने से, तो थोड़ी और गिरने की संभावना हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स पे, इन प्राइस लेवल्स पे डिमांड अच्छी होनी चाहिए सब डेस्टिनेशंस पे, इंडिया में भी और बाकी जगहों पर भी। तो वी हैव टू वेट एंड सी इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन जो लेवल्स अभी आ गए हैं, इन लेवल्स पे ऑलरेडी डिमांड है। सो थोड़ा और मार्केट गिर सकता है फॉलोइंग मैक्रोज, लेकिन और बहुत फर्दर शार्प 20-30% ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। इतनी गिरावट के बाद अब बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, हल्की फुल्की गिरावट यहां से और आ सकती है। प्रणब, अब आपसे एक सवाल ये होगा, सनफ्लावर और सोया तेल, उसके प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट की जो स्थिति है, क्या स्थिति, क्या नॉर्मल हो रही है धीरे धीरे? और यूक्रेन और रूस से जो सप्लाई हो रही थी सनफ्लावर, क्या वो धीरे धीरे वापस बाजार में आ रही है या अभी भी दिक्कतें हैं? अभी भी एक्चुअली दिक्कतें हैं। सोया तेल का अभी वेदर मार्केट चालू है। सीबॉट पर हम जो सोयाबीन ऑयल का सेल ऑफ देख रहे हैं, मैक्रोस के साथ साथ उधर अच्छी बारिश हो रही है। सोयाबीन की प्रोडक्शन के लिए ये अच्छा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट वैसे यूएसए और साउथ अमेरिका से सोयाबीन ऑयल जो इंडिया में आ रहा था वो अनइनहिबिटेड आ रहा था। दिक्कत हो रही थी यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल आने में, और वो लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें आज भी है। यूक्रेन में काफी स्टॉक है सीड्स का, ऑयल का, लेकिन उसके लॉजिस्टिक्स को प्लान करना, उसको सेफली निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उधर इतने स्टॉक्स होने के कारण और वेज ऑयल कॉम्प्लेक्स की प्राइस कोलैप्स के कारण सन ऑयल का भाव भी नीचे हुआ है। रशिया से जो सन ऑयल हम पहले इंपोर्ट करते थे वो थ्रू आउट द वॉर भी अवेलेबल था और अभी भी अवेलेबल है और आगे भी रहना चाहिए। शुक्रिया प्रणब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा ही एडिबल ऑयल मार्केट का आउटलुक समझाया कि क्या स्थिति है। उनको लगता है कि यहां से और थोड़ी गिरावट और आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी बीटन डाउन है। अब रवि जी, क्या लग रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में दाम और कम होते हुए दिख रहे हैं कि आने वाले समय में खाने के तेल के? जरूर से ऑलरेडी प्राइस देखे तो अपने बॉटम पे चल रहा है। जो सीपीओ है या सोया ऑयल है, सब हायर लेवल से 30-35% तक नीचे आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइसेस रुकने चाहिए। एंड एक अभी तक प्राइस करेक्शन था, अब शायद टाइम करेक्शन में प्राइसेस जाएंगे, मींस कि थोड़ी बहुत यहाँ से 3 to 5% तक की गिरावट मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाद में जो सीजनलिटी का इम्पैक्ट रहेगा, साथ में जो फेस्टिविटी इंडिया से स्टार्ट होगी अगस्त एंड से, तो उसकी काफी डिमांड मार्केट में निकलेगी। तो मुझे लग रहा है कि फ्रॉम जुलाई मींस मिड जुलाई टू मिड अगस्त प्राइसेस में ज्यादातर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, पर मैं यहाँ से ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ। शुक्रिया रवि जी आपका, दिव्य गगलानी आपका और धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन आउटलुक दिया और क्या कुछ हो सकता है आगे, ट्रेडर्स कैसे अपनी रणनीति बनाए, कैसे ट्रेड सेटअप बनाए, पूरी चर्चा की। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।